तो अब हम लोग एमसीक्यूज करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट प्लेन सरफेस। तो चैप्टर हमने डिटेल्स में पढ़ लिया है, रिवीजन भी कर लिया है, न्यूमेरिकल लेक्चर भी देख लिए हैं। ये तो एक एग्जाम प्रिपरेशन है, कुछ स्टडी मटेरियल है, उसी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन डिस्कस करने से क्या होता है कि थोड़ा सा ईजी पड़ जाता है, आपको याद करने की जरूरत नहीं रहेगी। अगर एक्सप्लेनेशन के समझ लिया तो फटाफट हो जाएगा। अब देखो यहाँ से लिखा है लेटरल डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूले सब कुछ आपको आते हैं क्योंकि सारे मैंने करा दिए हैं। तो इसको देखने से पहले पुराने जो मेरे लेक्चर्स हैं वो करके आना, उसके बाद ये कंटिन्यू करोगे। यानी फॉर्मूले बिल्कुल दिलो दिमाग में छपे होने चाहिए, ठीक है ना। फॉर्मूले कहाँ दिलो दिमाग में छपे होने चाहिए, किसके, स्नेल लॉ हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्मूलेज हो गए, ये सारे दिमाग में रहने चाहिए तुम लोगों को। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट ऑकर इन केस ऑफ, लेटरल डिस्प्लेसमेंट कब कब मिलता है, लेटरल मालूम है लेटरल डिस्प्लेसमेंट भाई फिर से समझाएं क्या लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लो देखो, जैसे ग्लास का स्लैब है, ये ग्लास से बाहर एयर है, लाइट आके टकराई, थोड़ी सी नॉर्मल की तरफ बेंड होगी और फिर अपने रास्ते चली जाएगी। अगर ये स्लैब ना होता तो लाइट कैसे जा रही होती, ऐसे जा रही होती। ये जो फर्क पड़ गया इसी बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। किस पर डिपेंड है, तो थिकनेस जितना ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगा। ये जितना ज़्यादा डेंसर होगा, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा रहेगा मीडियम का, उतना ज़्यादा लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगा। और जितनी ज़्यादा इंसिडेंट से लाइट स्ट्राइक करेगी, जितने ज़्यादा इंसिडेंट, जितना ज़्यादा एंगल, इंसिडेंट एंगल से बहुत ज़्यादा लाइट टेढ़ी आएगी तो बहुत ज़्यादा लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगा। लाइट थोड़ी सीधी ऐसी आएगी कम लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगा। लाइट बिल्कुल 90 पे आएगी तो सीधे सीधे निकल जाएगी, लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगा ही नहीं। तो वही 3 पर डिपेंड करता है। किस पर? 3 पे देखो, क्यूबाइडल ग्लास ब्लॉक, ठीक है, रेक्टेंगुलर ग्लास ब्लॉक होना चाहिए, या क्यूबाइडल है या रेक्टेंगुलर है। 2 इक्वेंगुलर प्रिज्म हेल्ड नियर ईच अदर विद फेसेस पैरेलल टू वन अदर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। कोई प्रिज्म ऐसे रखे हुए हमने, ऐसे रखे हुए प्रिज्म, तो भी है ना क्या मिल जाएगा, लेटरल डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। ये ऐसे काफ़ी लेटरल डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। कोई क्यूबाइडल है, इस तरह ग्लास है, या रेक्टेंगुलर है, इस तरह ग्लास है, तो भी हमें लेटरल डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। तो ये एमसीक्यूज में था, इस टाइप से क्वेश्चन आया। अगर यही दूसरे टाइप में आता तो मैंने बताया था, थिकनेस ऑफ द ग्लास पे भी डिपेंड करता है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास पे भी डिपेंड करता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट, एज वेल एज उस एंगल से भी डिपेंड करता है, ठीक है ना। किस एंगल से, जितना इंसिडेंट एंगल होगा उतना ज़्यादा लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एंगुलर डेविएशन इन केस ऑफ लेटरल डिस्प्लेसमेंट इज, कह रहे हैं कि एंगुलर डेविएशन कितना होगा अगर लेटरल डिस्प्लेसमेंट है। एंगुलर डेविएशन तो 0 डिग्री, 360 डिग्री, 180 डिग्री बोलते हैं एनसी। तो 0 डिग्री जब वापस घूम के 360 हो जाएगा, क्या, एंगुलर डेविएशन इन केस ऑफ लेटरल डिस्प्लेसमेंट 360, ठीक है। 0 डिग्री या तो 0 डिग्री होगा एंगुलर, या तो वापस घूम के वहीं पर आ जाएगा। लेटरल डिस्प्लेसमेंट डैश इज इंक्रीज इन एंगल ऑफ इंसिडेंस, मैंने बताया था। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज होगा तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा, ये मैंने बताया था। लाइट कितनी ज़्यादा बेंड होकर इंसिडेंट कर रही उतना ज़्यादा लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगा। तो एक तो ये होगा, कहाँ गया इंक्रीज वाला, कहाँ गया ये ना। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट डैश विद इंक्रीज इन, तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज होगा, ए हो गया। और कीप चेंजिंग, तो इंक्रीज होना मतलब बदलना ना, तो इस तरह ए और सी ऑप्शन दिया हुआ है, बट बढ़ेगा मतलब वही बदल रहा है। लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज होगा इन डैश, डिक्रीज क्या हो रहा है, मतलब वेवलेंथ डिक्रीज होने पर डिक्रीज होगा लेटरल डिस्प्लेसमेंट, या इंक्रीज होने में डिक्रीज होगा, ठीक है, या बोथ बी एंड सी। तो वही बात है कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट घटेगा अगर वेवलेंथ तुम्हारी क्या हो, बढ़ेगी। वेवलेंथ, अगर लाइट की जो वेवलेंथ होती है ना, अगर वेवलेंथ बढ़ रही है तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, कम होगा। याद रखना, जैसे रेड लाइट की वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है तो रेड लाइट में लेटरल डिस्प्लेसमेंट कम होता है, क्यों, क्योंकि रेड लाइट की वेवलेंथ ज़्यादा होती है। तो ये चीज़ याद रखना। कीप चेंजिंग के बाद अलग बात है। ग्रेटर दी ऑप्टिकल डेंसिटी डैश दी लेटर, मतलब
जितनी ज़्यादा डेंसिटी रहेगी या जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना ज़्यादा लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगा, उतनी लाइट ज़्यादा बेंड करेगी, है ना। मतलब लाइट यहाँ टकराई है, बहुत ज़्यादा लेंथ है तो लाइट बहुत ज़्यादा दब जाएगी, अंदर की तरफ दब जाएगी, फिर ऐसे बाहर निकलेगी। तो वही है ना, फिर वो बहुत ज़्यादा फर्क ऐसे करके आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ याद रखना। तो कॉन्सेप्चुअल बेस है, सिमर द ग्लास स्लैब डैश द लेटरल डिस्प्लेसमेंट। जितना ज़्यादा सिमर टाइप का पत्ता टाइप का ये रहेगा, एक ग्लास रहेगा, उतना लेटरल डिस्प्लेसमेंट उतना कम होगा। ग्लास जितना मोटा रहेगा लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी उतना ज़्यादा रहेगा। तो डायग्राम बना के देखो, पता खुद ही चल जाएगा। देखो मैंने एक पतला सा बनाया स्लैब, एक मैंने थोड़ा चौड़ा स्लैब बनाया। देखो लाइट आई, टकराई, थोड़ी बेंड हुई, वापस गई, तो ये देखो ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इतना हो रहा है। लाइट आई, टकराई, थोड़ी टेढ़ी हुई, फिर वापस चली गई। अगर ये ना हो तो ये देखो इतना हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है ना। तो स्लिम पतला, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मोर, वो तो यार देख लेना यार, एयर वाटर एयर। देखो वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मोर इन एयर देन वाटर, इन एयर देन वाटर, ऐसे लगा देना। एंड इक्वेंगुलर प्रिज्म इज ए इक्वेंगुलर मतलब प्रिज्म जो होता है जो जिसके सारे एंगल बराबर होते हैं। तो टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म होता है, वो रिफ्रैक्टिंग प्रिज्म होता है, डिस्पर्सिंग प्रिज्म होता है, ऑल ऑफ। तो ऑल ऑफ इक्वेंगुलर प्रिज्म जो होता है तीनों इसमें प्रॉपर्टीज होती हैं। द डेविएशन प्रोड्यूस्ड इन केस ऑफ ए इक्वेंगुलर प्रिज्म इज कॉल्ड एंगुलर डेविएशन, याद रखना, ठीक है। एंगुलर डेविएशन होता है वो, वापस घूम फिर के वापस 360 डिग्री या 0 डिग्री हो जाएगा। द मेजर ऑफ एंगुलर डेविएशन इन केस ऑफ प्रिज्म इज कॉल्ड रिफ्रेंजिबिलिटी ऑफ लाइट। ये सब आ रहा है नहीं आ रहा है, चलो। क्योंकि द मिनिमम डेविएशन ऑफ एंगल इतना, अगर मिनिमम कम से कम अगर एंगल ऑफ डेविएशन किया, तो फॉर मिनिमम डेविएशन द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज डैश एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो मिनिमम डेविएशन के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बराबर है अगर दोनों, तो यानी डेविएशन क्या होगा, मिनिमम हो रहा है ना। मिनिमम डेविएशन होना है ना एक तरीके से, क्योंकि दोनों एंगल क्या है, ऑलमोस्ट इक्वल है। बोलो डेविएशन नहीं हो रहा है, एक तरीके से कह सकते हैं ना, एंगल ही नहीं बदल रहा है। द इमर्जेंट रे एंड इंसिडेंट रे शुड बी इक्वली इंक्लाइंड टू द रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस ऑफ ए प्रिज्म इन। द इमर्जेंट रे एंड इंसिडेंट रे शुड बी इक्वली इंक्लाइंड टू द रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस ऑफ प्रिज्म in no deviation condition, minimum deviation condition, maximum deviation position, equal deviation position। देखो इमर्जेंट रे अगर निकल रही है, इमर्जेंट रे किसे कहते हैं, ये प्रिज्म है, ये लाइट टकराई, ये रिफ्रैक्ट हो गई, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे, ये इमर्जेंट रे, ठीक है ना। तो कह रहा है कि इमर्जेंट रे अगर इक्वली इंक्लाइन कर रही है टू द रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ ए प्रिज्म इन, तब क्या होगा, डेविएशन जो होगा वो बिल्कुल मिनिमम होगा। डेविएशन क्या होगा, मिनिमम डेविएशन होगा। क्या मिनिमम डेविएशन मतलब, देखो लाइट ऐसे जा रही थी, ऐसे गई और लाइट के साथ मुड़ गई, यहाँ पे फाइनली आ गई, तो ये डेविएशन हो गया, इसे बोलते हैं डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट पूरा सिखाया हुआ है मैंने। द रिफ्रैक्टेड रे इज डैश द बेस ऑफ द प्रिज्म इज मिनिमम डेविएशन पोजिशन। तो पैरेलल हो जाएगा, मिनिमम डेविएशन पोजिशन के लिए ऐसे पैरेलल निकल आएगा, ये बेस के पैरेलल हो जाएगा रिफ्रैक्टेड, ठीक है। तो चलो एक क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन कराते हैं जो एग्जाम में यहाँ पे देखिए 17 लिखा हुआ है। ए कोकोनट ट्री अपेयर्स टू बी डैश व्हेन वीव बाय ए सी डाइवर फ्रॉम बिलो द वाटर सरफेस। तो याद रखना है कि जैसे वाटर सरफेस जो है वो तो डेंसर मीडियम है, स्विमिंग पूल के अंदर के यहाँ पे कहीं पेड़ लगा हुआ है, ठीक है। तो जब कभी भी हम याद रखो कि जब हम लोग है ना ऊपर से कोई बाल्टी भरी है पानी की, और ये जो सिक्का या कोई चीज़ देखेंगे थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा, ये बाल्टी का बेस है ना थोड़ा ऊपर दिखाई देगा, मतलब बाल्टी थोड़ी नाटी छोटी दिखाई देगी। कब,
जब रेयरर से डेंसर में देख रहे होते हैं हम लोग। कब? जब रेयरर से डेंसर में। और डेंसर से रेयरर में देख रहे हैं उसी का उल्टा, डेंसर से रेयरर में देख रहे हैं तो पेड़ है, पेड़ थोड़ा सा और ऊंचा टॉलर दिखाई देगा, क्योंकि लाइट है ना, फिर वो इस तरीके से इंटरसेप्ट ऊपर की तरफ हो जाएंगी। समझ गए ना? इसका पूरा डायग्राम मैंने सिखाया हुआ है डिटेल लेक्चर में। तो बस ये एक ऊपर ही याद रखो कि इसे कोई बाल्टी पानी भरी है, ऊपर से देखेंगे ना तो बाल्टी का बेस थोड़ा ऊपर दिखाई देगा, है ना, उठा हुआ दिखाई देता है बाल्टी का बेस, है ना। गिलास ग्लास देखोगे ना, ऊपर से गिलास छोटा दिखाई देगा। कब? रेयरर से डेंसर से देखने में। लेकिन उसी का उल्टा डेंसर से पानी के अंदर जाके ऊपर एयर में देखो, पानी से देखो, तो वो चीज़ थोड़ी बड़ी बड़ी दिखाई देगी, टॉलर दिखाई देगी। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट। स्टार्स अपेयर्स टू द ट्विंकल वाइल प्लेनेट डोंट। जो स्टार्स होते हैं वो थोड़ा ऐसे ट्विंकल चमकते हुए दिखाई देते हैं, ऐसे स्पार्किंग करते हुए। प्लेनेट तो नहीं होता है ऐसा। क्यों? देखो, दे आर ल्यूमिनियस एज कम्पेयर टू द प्लेनेट। ठीक है, ज़्यादा ल्यूमिनस होते हैं, ज़्यादा चमकदार, लाइट उसमें ज़्यादा होती है। ठीक है, एक ये तो ठीक है, क्योंकि ट्विंकल अपेयर कर रहे हैं तो एक तो रीज़न ये हो ही सकता है। दे आर एट फार ऑफ डिस्टेंसेज। स्टार अंडर गो टी आई आर कहाँ होता है? प्लेनेट जो स्टार्स होते हैं कोई ट्रांसपेरेंट थोड़ी ना होते हैं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाए। टी आर का मतलब ही नहीं है। अब बोथ ए एंड बी, तो बोथ और, हाँ, तो ये टी आर का मतलब नहीं, तो डी है बोथ ए एंड बी, तो ए और बी होगा। क्यों? इल्यूमिनस होते हैं, ठीक है, अलग बात है, और बहुत दूर होते हैं, तो बहुत दूर होने की वजह से लाइट उसकी बहुत वैसी दिखाई देती है। डिस्टेंस ज़्यादा कवर होने से लाइट रिफ्लेक्टर ज़्यादा होती है, तो हमें वो ट्विंकल जैसा दिखाई देता है ना। तो ये एक रीज़न होता है। फेस ऑफ ए पर्सन सिटिंग नियर ए कैंप फायर अपेयर्स टू शिमर बिकॉज ऑफ, देखो रिफ्लेक्शन लाइट नहीं, अक्सर है ना, ऐसे आग बॉन फायर किया है, आग जल रही, कोई इधर बैठा हुआ है, तुम इधर बैठे हो, तुम इसको देखोगे चेहरा, उसको तुम्हें जो उसका चेहरा है ना थोड़ा ऐसे हिलता या ऐसे दिखाई देगा थोड़ा वो। उसकी वजह क्या है? क्योंकि एयर से जो हम लाइट से, ये लाइट है, बीच में आग है, फायर है, अंदर इधर से लाइट का रिफ्लेक्शन होता है। फिर क्या होता है? मीडियम चेंज होता है ना, रिफ्लेक्शन होता है लाइट, क्योंकि फायर भी मूव कर रही है, तो वे कोई स्टिल तो है ही नहीं कि चेहरा स्टिल दिखाई दे, तो हल्का सा हिलता हुआ दिखाई देता है रिफ्लेक्शन की वजह से। डायमंड स्पार्क, डायमंड की स्पार्कल करते हैं ज़्यादा चमकदार, वो टी आई आर की वजह, याद रखो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। जो डायमंड होता है ना, डायमंड के अंदर लाइट जाती है, बाहर की लाइटें लगी हुई शोरूम में, लाइट अंदर जाएगी, अंदर ही लाइट फंस जाएगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने लगेगा। तो टी आई आर के बहुत इंपॉर्टेंट मैंने लेक्चर बनाए हुए, इसको डिटेल में देखो भाई, तो समझ में आ जाएगा सारी चीज़ें। वाटर बीइंग कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट कैन अपेयर शाइनी लाइक ए मिरर ड्यू टू, अगर वाटर बीइंग कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट कैन अपेयर शाइनी। अभी वाटर कैसा दिख रहा है? ट्रांसपेरेंट दिख रहा है। अगर वाटर है ना शाइनी जैसा दिखे, चमकदार शाइनी बिल्कुल मिरर जैसा, अगर उसके अंदर टी आई आर हो जाए तो शाइनी दिखने लगेगा। टी आई आर का मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, अंदर अंदर रिफ्लेक्ट कर जाए। लेकिन वो तो ट्रांसपेरेंट है, तो लाइट तो रिफ्लेक्ट करके बाहर ही चली जाएगी, तो इसीलिए वो शाइनी नहीं दिखता एक्चुअली वो वाटर। ए लाइटिंग स्ट्राइक्स ए विंडो पेन एंड प्रोड्यूस ए क्रैक इन इट। ए लाइटिंग स्ट्राइक्स ए विंडो पेन, विंडो में लाइट आती है तो थोड़ा सा वो क्रैक जैसा दिखाई दे लगता है। क्रैक अपेयर सिल्वरी बिकॉज, अगर कोई क्रैक पड़ा हुआ है, एक कोई गिलास है, इसमें हल्का सा क्रैक पड़ा हुआ है, लाइट आती है तो क्रैक थोड़ा चमकदार जैसे नहीं दिखता है, एक चमकता ऐसा दिखाई देता है क्रैक। तो उसकी वजह क्या है? उसकी इन इट दिस क्रैक अपेयर सिल्वर बिकॉज टोटल टी आई आर फिटनेस ऑफ लाइट बीइंग इन ट्रैप द क्रैक डिफ्रैक्शन। तो टी आई आर की वजह से थोड़ा सा वापस रिफ्लेक्ट कर जाता है अंदर ही अंदर, तो वो चमकदार दिखने लगता है टी आई आर की वजह से। ठीक है, बाद में न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल मैंने पहले कराए हुए हैं, तो न्यूमेरिकल मैं अभी नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि मैंने सारे न्यूमेरिकल अच्छे से अच्छे न्यूमेरिकल मैंने कराए हुए हैं पूरे डिटेल्स में। अब देखो और देख लो एमसीक्यूज। वाई डज दिस स्टोन स्पार्कल? टी आई आर की वजह से। ठीक है, अब यहाँ टी आई, हाँ, अब यहाँ टी आई आर ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है लाइट बीइंग इंट्रैप्ड, लाइट अंदर फंस गई, मतलब वही टी आई आर। तो अदर लैंग्वेज में लाइट बीइंग इंट्रैप्ड, अंदर फंस गई, लाइट अंदर फंस गई, अंदर अंदर रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसे चमकदार दिख रही है। इट इज सेड दैट स्टार ट्विंकल बट सन ऑल्सो बीइंग ए स्टार डजंट ट्विंकल एट सिंक। तो ये मैंने बता दिया था अभी पहले ही, कि जितना ज़्यादा दूर रहेगा उतना अच्छा वो एक इस पार ट्विंकल करेगा, जितना ज़्यादा फार रहेगा स्टार।
अब देखो वाइल एंटरिंग फ्रॉम मीडियम ए टू मीडियम बी इफ लाइट स्लो डाउन, अगर लाइट स्लो हो रही है ए से बी में, इसका मतलब आई बड़ा है आर छोटा है। एंगल आई क्या है, बड़ा है, ये वाला आएगा सी वाला छोटा है, तभी तो वो लाइट स्लो हुई जा रही है। लाइट स्लो होने का मतलब भाई कॉन्सेप्ट समझ लो यार, ये एक डेंसर मीडियम है। डेंसर मीडियम में लाइट बेंड होती है, ठीक है, बेंड क्यों हुई, क्योंकि स्पीड स्लो हो गई बस। यानी कि यहाँ पे जो बनेगा आई आर छोटा बनेगा, आई बड़ा है ना। तो बस जैसे चाहे वैसे घुमा के क्वेश्चन पूछ लें, तो उस चीज़ को समझो जरा सा, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज हमने कर लिए हैं, बाद में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हैं वो भी कर लेते हैं। चलो न्यूमेरिकल नहीं करेंगे लेकिन, ठीक है। तो एमसीक्यूज हमने कर लिए थे ना, ठीक है, मतलब भर के कर लिए थे। अब देखो ये न्यूमेरिकल्स हैं वो तो हम लोग करेंगे नहीं, फिलहाल नहीं करेंगे, आगे न्यूमेरिकल के अलग लेक्चर बनाएंगे। द वेव लेंथ फॉर द लाइट ऑफ रेड एंड ब्लू कलर्स आर नियरली दिस एंड दिस। क्या दी गई है, दोनों की वेवलेंथ दी गई है। कौन सी वेवलेंथ ज़्यादा है दोनों में, ये वाली ज़्यादा है 7.8, टेन टू माइनस 7 टू माइनस 4.8, इन दोनों कंपेयर कर लो 7.8। तो रेड की वेवलेंथ ज़्यादा है, ब्लू की कम है, हमें पता है। अब पूछा गया इसी वेवलेंथ के अकॉर्डिंग, नीचे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, क्वेश्चन पूछा गया विच कलर है द ग्रेटर स्पीड। भाई जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा उसकी स्पीड, मैंने क्या कहा था, फॉर्मूले बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हैं भाई। फॉर्मूला मारो, अगर इसकी स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला तो मालूम है, सी इज इक्वल टू, सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू लैम्डा मतलब वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी बॉल ऐसे मार सकते हैं। तो दिस सिंबल इज फॉर व्हाट, वेवलेंथ, एंड दिस सिंबल इज फॉर फ्रीक्वेंसी। तो वेवलेंथ ज़्यादा तो स्पीड ऑफ लाइट भी ज़्यादा, डायरेक्ट रिलेशन हुआ ना, है ना। तो ज़्यादा, तो अब किसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, रेड की, ये रेड का है, ये ब्लू का दिया हुआ है। तो रेड की वेवलेंथ ज़्यादा, तो वेवलेंथ रेड की स्पीड भी ज़्यादा, ठीक है ना, वेवलेंथ ज़्यादा और स्पीड ज़्यादा। चलो अच्छा ठीक है, आगे अब पूछ रहा है, लेकिन पूछ किस में रहा है, वैक्यूम में पूछ रहा है, वैक्यूम में, नॉट इन एनी अदर मीडियम। तो वैक्यूम की अगर बात करेंगे तो वैक्यूम में दोनों की जो स्पीड रहेगी वो सेम रहने वाली है। ये कॉन्सेप्ट समझो भाई। ये चीज़ें कब काम करेंगी, ये चीज़ें तब काम करेंगी जब कोई एक मीडियम आए। जब मीडियम ही नहीं है, एयर भी नहीं है, जस्ट वैक्यूम है, तो क्या रहने वाला है, सब कुछ सेम रहने वाला है, ठीक है ना। तो वैक्यूम में सेम रहेगी, इसीलिए तो जो सनलाइट होती है वो एयर में है या वैक्यूम में है तो वो सेम स्पीड से आती है। अदरवाइज क्या होगा, वैसे देखा जाए तो अगर थोड़ा बहुत एयर रहती है हमारे एटमॉस्फेयर में, इसीलिए जब सन राइज होता है तो पहले क्या होता है, पहले रेडिश देखो दिखता है, या सन सेट में पहले रेडिश जैसा दिखता है, ऑरेंजिश रेडिश। क्यों, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट रेड की ज़्यादा होती है। रेड की स्पीड ज़्यादा होने से, अब क्योंकि बीच में क्या है, मीडियम है, मीडियम क्या, एयर है, माना कि बहुत हल्का मीडियम है, फिर भी है तो इसीलिए थोड़ा रेड पहले दिखने लगता है, या सनसेट में रेड आखिर तक दिखता है, ठीक है ना, क्योंकि फास्ट ट्रैवल करता है। तो ये चीज़ है, लेकिन वैक्यूम की बात करें सेम बोलना है वैक्यूम के लिए। अब विच कलर है ग्रेटर स्पीड इन ग्लास, तो डेफिनेटली रेड हो जाएगा, इन ग्लास स्पीड ऑफ रेड लाइट इज मोर। लेकिन वैक्यूम में तो सेम रहने वाला है, अगर एयर भी आ जाता तो भी तुम रेड नाम देते, रेड लाइट ज़्यादा रहने वाला है। व्हाट इज मीन बाय रिफ्लेक्शन ऑफ, अब ये बताना पड़ेगा क्या, द फिनोमेनन इन विच रे ऑफ लाइट डेविएट मतलब मोड़ना, बेंड होना, फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ while traveling from one medium to another medium, ठीक है ना। नेम द phenomena responsible in the following case, apparent bending of a stick of water, reflection of light की होती नहीं, जैसे कि एक ग्लास, कांच के ग्लास में पेन रखो, पेन या पेंसिल, तो पेन जब ग्लास के पानी मतलब सामने से देखेंगे तो कांच के ग्लास के अंदर पेन थोड़ा मुड़ा हुआ दिखाई देता है, बेंड, वो क्यों होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को होता है। ट्विंकल ऑफ स्टार भी, स्टार जो चमकते हैं ऐसे करके, वो भी किसकी वजह से होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है। Why do the faces of person sitting around camp fire appear to the shimmer, वही हिलता हुआ क्यों दिखाई देता है, बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। एयर होती है बीच में, इधर एयर होती है, लेकिन यहाँ पे फायर जलती है, वहाँ पे एयर उतनी रहती नहीं ना, क्योंकि हीट होती है वहाँ पे, एयर ऊपर, गैस जब ऊपर चली जाती, मीडियम कम हो जाता है, हल्का हो जाता है, तो ये हिलती रहती इमेज। वाई डू द फिशरमैन एम एट द टेल ऑफ द फिश, क्यों, मतलब अगर उसे अटैक करना फिश के ऊपर, लेकिन वो एम कहाँ लगाएगा, टेल के ऊपर लगाएगा, क्यों, क्योंकि
बीच में वाटर है, डेंसर मीडियम है, तो लाइट रिफ्रैक्ट होके उसको फिश है ना थोड़ी सी पहले से आगे जैसी दिखाई दे रही है, थोड़ी सी उठी हुई आगे दिखाई दे रही है, फिर वो टेल में डालेगा, मारेगा तो जाएगा वो बीच में हिट करेगा वो। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है ये भी। कुल मिला के बेस है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ड्यूरिंग सनसेट एंड सनराइज द सन सीन रेडिश या ऑरेंजिश क्यों दिखता है, वो भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है। साथ में मीडियम चेंज हो रहा है, बात अलग है, लेकिन यहाँ पर बताना है कि रेड लाइट नहीं, ये नहीं है, ये रेडिश वाला नहीं पूछा, दूसरा पूछा हुआ क्वेश्चन। बैटरी इतनी जल्दी कैसे लो हो सकती है यार। ड्यूरिंग सनसेट एंड सनराइज द सन इज सीन व्हेन इट इज स्लाइटली बिलो द हॉरिजन। तो भी सन हमें दिख जाता है पहले ही, होता है क्या मालूम है, इसका कॉन्सेप्ट समझो मेरा। जब सनसेट होता है, जैसे ये अर्थ है, हम लोग यहाँ पर है, सन यहाँ पर है, तो भी सन हमें थोड़ा यहाँ दिखाई देगा, पहले से दिखाई देने लगता है। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह क्या है, रिफ्लेक्शन। कि ये लाइट ऐसे गई, यहाँ पे एटमॉस्फेयर है, थोड़ी बेंड हो गई, इधर चली गई मेरी आंखों में, लाइट ऐसे गई, यहाँ पे इसमें एटमॉस्फेयर है, थोड़ी बेंड हुई, हमारी नजर सीधी देखेंगी, हमारी नजर इसी लाइट को पकड़ के ऐसे सीधा देखेंगे, तो हमें लगेगा सन इधर है। ये अच्छा समझाया हो मैंने। सिर्फ मीडियम चेंज होने की वजह से, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से। सिंपल सिंपल लिखो कैसे, चेंज इन मीडियम, चेंज ऑफ मीडियम, रेयर टू डेंसर एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फिनोमेना की वजह से। एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिख दो, खत्म होगी बात। यार वैसे क्वेश्चन है सारे, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ देखो, स्टेट टू कंडीशन फॉर नो चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट रे ऑन रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन तो हुआ लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ। तो व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या हो, बोलो, एट द बाउंड्री ऑफ टू मीडिया इज जीरो। अगर एंगल आई जीरो हो, इंसिडेंट एंगल क्या हो, जीरो। देखो कैसे, ये मीडियम था, लाइट पड़ी, और जब 90 डिग्री में पड़ेगी, 90 किससे, इस सरफेस से, लेकिन एंगल आई या एंगल आर किससे देखा जाता है, नॉर्मल से। तो यहाँ पे नॉर्मल भी हमें ऐसे बनाएंगे ना, ये नॉर्मल बनाया हमने, तो नॉर्मल के साथ ये लाइट का एंगल क्या हो गया, जीरो हो गया। एक दूसरे के ऊपर होना मतलब जीरो होना। तो इंसिडेंट एंगल हमेशा नॉर्मल से देखा जाता है, इस मीडियम से नहीं देखा जाता है। तो इंसिडेंट भी 90 हुआ, और नॉर्मल तो 90 बनाते ही हैं हम लोग, इससे इससे दोनों ही, इससे 90 पर दोनों आपस में 0 डिग्री हो गए कुल मिलाकर। तो 0 डिग्री में रिफ्रैक्ट नहीं, मतलब रिफ्रैक्शन तो होगा लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, डायरेक्शन नहीं, मतलब ऐसे सीधी निकल जाएगी, या कह सकते हो नो रिफ्रैक्शन, ऐसे भी कह सकते हो। तो व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंट इज 0 डिग्री, याद रखो। 45 डज द डेप्थ, फिर देखो क्या लिखो, व्हेन, हाँ दूसरा वाला क्या है, व्हेन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 इज सेम दैट ऑफ मीडियम 1। तो मतलब नहीं ना, यहाँ पर भी समझो रिफ्रैक्टिव, यहाँ पर जैसे वाटर था, यहाँ पे ग्लास था, वाटर में भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, और जो ये ग्लास था ये भी, इसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, 1.5 है। दोनों के ही डेंसर कितने हैं, 1.5 1.5 है, मतलब ऊपर ग्लास है, यहाँ पे समझो वाटर है, समझो, और दोनों का ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है। तो ऐसे में भी लाइट बेंड नहीं होगी, सेम डायरेक्शन चेंज नहीं करेगी, क्योंकि दोनों का मीडियम सेम। माना कि ये अलग कोई मटेरियल है, ये कुछ अलग मटेरियल, लेकिन है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों का सेम ही, तब भी मतलब बेंड नहीं होगी, लाइट डायरेक्शन चेंज नहीं करेगी। नेम द मेन फैक्टर ऑन विच द डायरेक्शन ऑफ बेंडिंग ऑफ रे लाइट डिपेंड्स। ये यार तो कई चीज़ें बता चुके हैं। द मेनली डिपेंड ऑन द ऑप्टिकल डेंसिटी। जो ऑप्टिकल मतलब जो कांच, ट्रांसपेरेंट कोई मेटेरियल, उसके डेंसिटी पर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा डेंसर होगा उतना उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, लाइट की स्पीड उतनी स्लो होगी, लाइट उतनी ज़्यादा बेंड करेगी। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन काफ़ी सारे हम लोग बार बार पढ़े हुए हैं। व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। लाइट रिवर्स कब हो जाती है। द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट स्टेट दैट द लाइट फॉलो द सेम पाथ इफ द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेवल ऑफ लाइट इज रिवर्स। लाइट इसे रिवर्स हो गई, सेम पाथ से टकराई, जैसे मिरर में होता है, टकराई ऐसे, वापस ऐसे ही चली गई, 90 मतलब 0 डिग्री में टकराई। इंसिडेंट 90 ना बोलो, इसको 0 डिग्री बोलो इंसिडेंट एंगल। अगर रिवर्स कर गई तो रिवर्स कब करेगी, जब कोई नॉन ट्रांसपेरेंट मीडियम है। तो देखो जैसे स्टेट द, ये एग्जाम में जरूर आते हैं यार, स्नेल लॉ के बारे में बताओ। स्टेट द स्नेल लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इनसे स्नेल लॉ ने क्या कहा, स्नेल लॉ के पहली बात तो सीधा वो लगा दो फॉर्मूला, क्या, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू साइन आई साइन आर मार दो पहले तो, ठीक है ना। तो इंसिडेंट रे, बाद में लॉ कैसे, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे इन नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट
ऑल लाई इन द सेम प्लेन, मतलब जो मैंने डायग्राम बताया था ना, सेम प्लेन पे होना चाहिए। क्या? इंसिडेंट, नॉर्मल, ठीक है, और रिफ्लेक्टेड वाला पॉइंट, ये सब सेम पॉइंट पे होना चाहिए। रेशियो ऑफ द साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये रेशियो, इस फॉर्मूले को ओपन कर रहे हैं हम लोग। द रेशियो, अब इसे डिवाइड अपॉन का मतलब क्या होता है? रेशियो होता है ना। तो रेशियो ऑफ इंसिडेंट एंगल साइन आई एंड साइन आर, देखो, रेशियो ऑफ द साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ए कांस्टेंट। क्या बता रहे हैं? कांस्टेंट बता रहे हैं। ये कीवर्ड कांस्टेंट होते हैं दोनों, मतलब जैसे 30 से 60 है, अगर ये 60 होगी तो ये 120 हो जाएगा, ऐसे कांस्टेंट होते हैं। आंसर वही आएगा। उसी हिसाब से मतलब आर बदलेगा, जिस हिसाब से आई बदल रहा है उसी हिसाब से आर बदलेगा, उसे बोलते हैं कांस्टेंट। नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टू सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। फिर देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज नो, और दूसरा क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज नो यूनिट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूनिट कहाँ है यार? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर्मूला के साइन है बाई साइन आर, और भी कई फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले बहुत पक्के याद रख लेना, पहले बता दिए। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है। तो दोनों कटे आ रहे हैं। एंगल की तो वैसे भी होती नहीं यूनिट। अगर दूसरा फॉर्मूला लगाया स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, तो ऊपर मीटर पर सेकंड नीचे मीटर पर सेकंड कट जाएगी, तो नो यूनिट हो गया, यूनिट आएगा ही नहीं। यूनिट कब आती है? ऊपर कुछ और हो नीचे कुछ और ही हो। जैसे पावर, जैसे प्रेशर का फोर्स न्यूटन में, फोर्स अपॉन एरिया, एरिया मीटर स्क्वायर में, तो वो कटेगा कहाँ? कुछ ना कुछ यूनिट तो आएगी ना फिर। A glass slab is placed over a page on which the word Vibgyor is printed on each other in its corresponding color। ठीक है ना, एक ग्लास को हमने वो ये किया है, रखा है, एक विबग्योर प्रिंट है, सबको कलर के हिसाब से, वी मतलब वायलेट कलर में है, आई मतलब इंडिगो कलर में है, ऐसे ऐसे लेटर भी उस कलर के लेटर है। तो विल द इमेज ऑल द लेटर बी इन द सेम प्लेस, या देखो इमेज थोड़ी सी ऊपर उठाई हुई दिखाई देगी ना। द इमेज ऑल द लेटर ऑफ द वर्ड विबग्योर देयर कॉस्मिक कलर विल नॉट बी एट द सेम प्लेस पे नहीं रहेगी। ग्लास है, मीडियम चेंज हो रहा है तो थोड़ा सा ऊपर लिफ्ट हुआ दिखाई देगा। इन ग्लास रेड कलर हैज द हायर स्पीड देन वायलेट कलर, सो रेड विल बी रेज टू द मैक्सिमम वाइल वायलेट विल बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो विबग्योर जैसे लिखा हुआ है, वी वायलेट से लिखा हुआ है, आई इंडिगो से लिखा है, बी है, और आर रेड से लिखा हुआ है, रेड। अब रेड कलर से लिखा हुआ है, रेड कलर की जो, भाई वैक्यूम में तो सबकी वो सेम रहेगी स्पीड, लेकिन जब वो मीडियम चेंज करेंगे, क्योंकि ऊपर हमने ग्लास रख दिया है, तो रेड वाला थोड़ा ज़्यादा ऊपर उठाई देगा। क्यों? रेड की स्पीड ज़्यादा होती है, रेड का वेवलेंथ ज़्यादा बड़ा होता है, तो ये ज़्यादा ऊपर उठाई देगा रेड वर्ड। तो इसमें तुम चाहो तो इसे देख सकते हो, यूट्यूब में भी देख सकते हो कैसे दिखा। वॉट इज प्रिज्म यार, ये सब क्वेश्चन नहीं आते हैं। ये प्रिज्म और प्लेन सरफेस ऐड है क्या दोनों में? हाँ ऐसा लग रहा है सारे पे ये ऐड है पूरे। बड़ा चैप्टर है ना, ट्रू लेंथ का अलग है।